नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अब आपने क्लासेस को देखना इस वक्त शुरू कर दिया होगा। आई होप आप सब ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इंड एएस की क्लासेस कर ली होंगी, उसके पॉइंट्स याद कर लिए होंगे, उसकी समरी याद कर ली होगी, उसके छोटे छोटे निक्के निक्के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आपको धीरे धीरे चैप्टर्स की फील आनी शुरू हो गई होगी और आपको हमारे पढ़ाने का स्टाइल भी समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज़ हम रटवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे कहानी की फॉर्म में। आपको मोदी जी की कहानी, इंग्लिश मीडियम वाली कहानी, राम जी की कहानी, नेहरू जी की कहानी आपको याद आ रही होगी, तो आपको चैप्टर को समझने में, लिखने में आसानी होगी। कहते हैं ना, जितना हम लोग लर्न करेंगे, द मोर यू लर्न द मोर यू सी। जितना आप सीखोगे उतना ही आपको विजुअल चीजें और दिखेंगी। इसलिए मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, आपको पता है। चलिए आज की क्लास श्री गणेश करते हैं। तो बताइए, आपके अस्त्र शस्त्र तैयार? क्या क्या होना चाहिए? आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, उस रजिस्टर में इंडेक्स होना चाहिए। आपको लिखना है आज का चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी। कितने पेज नंबर में होगा वो आपको पता है। साथ में 2 पेन होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एनटीएम में लिखेंगे आप। करें स्टार्ट? रेडी है सारे के सारे? चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का हम चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ बच्चों को लगता है कि सर आपने यूनिट 1, 2, 3 नहीं कराया। बेटा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। सीए इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बट वो फॉर्मेट में फ्लो नहीं है अकाउंटिंग का। तो जब आप वो कोर्स करोगे आपको रियलाइज होगा कि मैं इस फ्लो में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। कंफर्टेबल? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मुझे बताइए, मैं टॉपिक को समझाने से पहले आपको एक ब्रीफ में चीज बताता हूं। आप क्या कोर्स कर रहे हैं? सीए का। क्यों कर रहे हैं? सर इससे क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगा? मेंबरशिप नंबर मिलेगा, एक साइन करने की पावर मिलेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या थे? नियम थे। स्टॉक कैसे वैल्यू करना है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। याद करिए, मैंने आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन बताई थी, चॉइसेस। अब आपको इतनी चॉइसेस हैं, आपको उस चॉइस में से, ऑप्शन में से निकालना पड़ेगा कौन सा मेथड लगाना है। ठीक, कौन बताएगा? कंपनी को। कंपनी को कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड लगाना है, कंपनी को इन्वेंट्री का कौन सा मेथड लगाना है, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, कौन बताएगा? ये आप बताओगे। तो बेटा जो आज का आप चैप्टर कर रहे हो, आपके घर में कोई सीए हो, उनसे पूछ लेना, तो आपको आइडिया होगा कि पंकज सर जो चीज करा रहे हैं वो रियल लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आप फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हैं, इंटर में भी पढ़ेंगे, ऑडिट में भी पढ़ेंगे, फाइनल में भी पढ़ेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से करिएगा। हाँ, मानता हूं फाउंडेशन में लिमिटेड कंटेंट होगा, इंटर में उससे ज्यादा होगा, फाइनल में उससे भी ज्यादा होगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का जो चैप्टर है ये आपको ये सिंपल भाषा में ये बताएगा कि जो नियम बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उस नियम को लागू कैसे करना है। जैसे जीएसटी का नियम बना, लेकिन जीएसटी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन से फॉर्म होने चाहिए, कौन सी टाइमलाइन होनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसे कहते हैं पॉलिसी। हमने कहा सीए फाउंडेशन का एग्जाम का ये सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन देनी चाहिए, वो होता है पॉलिसी। तो पॉलिसी का मतलब किसी चीज को लागू करने का तरीका, मेथड। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, आपको मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने की रेसिपी तो पता है सबको, मैगी का पैकेट लेना है, उसके बाद पानी लेना है। लेकिन फिर भी मैगी हर बंदे की अलग अलग होती है, तरीका अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग होगा। आप चाय देख लीजिए, पूरे हर घर में चाय बनती है, लेकिन चाय का टेस्ट हर जगह अलग अलग होगा। तो पॉलिसी इज मेथड, तरीका, और तरीका हमेशा हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। तो पॉलिसी हर कंपनी की अलग अलग भी हो सकती है। तो आज हम इस चीज की चर्चा करेंगे। अब आप पूछोगे सर एग्जाम में, बेटा अभी तक एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम जब आगे के चैप्टर्स करेंगे इन्वेंट्री का, डेप्रिसिएशन का, उसमें ये पॉइंट आएगा।
तो आप पक्का वहां मेरे से पूछेंगे सर पॉलिसी क्या होता है। इसलिए बेटर है मैं पहले आपको बता के चलूंगा, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्टेबल रहेंगे आप। इसीलिए पहले हम बेस बना रहे हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग से पहले फाउंडेशन होती है, इंटीरियर डेकोरेशन तो बाद में होगा ना, पहले बेस तो बना ले अपना। इसलिए ये चैप्टर्स बहुत जरूरी है। जब आप घर में करें तो बोर मत होना। कोई बच्चे इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहेंगे, नहीं बेटा ये आगे बहुत काम आएगा आपको। आपके जो दोस्त मेरे से पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से कंफर्टेबल लेवल होके पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना अपने को, ठीक है। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का चैप्टर। तो आपके सामने अकाउंटिंग पॉलिसी का चैप्टर दिख रहा है। बताइए आईसीआई का कौन सा यूनिट है? सर यूनिट नंबर 6 है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1। तो हमने यूनिट 8 कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूनिट 9 कर लिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आज हम यूनिट 6 कर रहे हैं। सर आप पीछे क्यों करा रहे हैं? बेटा सीए इंस्टीट्यूट ने 6 पहले दे दिया और 8 बाद में दे दिया, तो ये मेरे हाथ में नहीं है ना। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं, उसके बाद पॉलिसी बनती है, उसके बाद पॉलिसी बनती है। तो लॉजिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले आना चाहिए था। अब ठीक है, जैसे हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है तो हम फॉलो करेंगे। चलिए, और जब मैं समझाऊं आपको पता है कुछ लिखना नहीं है, बाद में हम एक एक चीज लिखेंगे भी, टेंशन मत लीजिएगा। पहली चीज बिल्कुल क्लियर भैया, जो कहानी है ये सिर्फ कहानी की फॉर्म में है, इसको रियल लाइफ से लिंक नहीं करना कि सर आपने तो कहानी सुनाई थी मोदी जी की, तो मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी ने कहा मैंने तो ऐसा करा ही नहीं। तो ये सिर्फ रिजेम्बलेंस हो सकती है। चलिए कॉन्सेप्ट, तो मैंने 2 लोगों का एग्जाम्पल लिया। ये हमारे महेश भट्ट साहब हैं, ये सनी लियोनी जी हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्होंने कहा जी हम आपको अपनी कंपनी में एज अ सीए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना चाहते हैं। मैडम ने कहा ठीक है जी, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही जब आप सीए बनेंगे तो आपको भी ऑफर आएगी, कंपनी बोलेगी कि हम आपको एज अ सीए रखना चाहते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी क्यों नहीं, बताइए कितने पैसे दोगे। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सनी मैडम हमने ना एक मशीनरी खरीदी है, तो हो सकता है मुकेश अंबानी आपसे पूछ ले, हाँ भैया मैंने तुम्हें सीए रख लिया है, मैंने एक कार खरीदी है, मैंने अपनी वाइफ के लिए जेट खरीदा है। बढ़िया जी। तो सनी ने कहा अब आपने मशीनरी खरीदी है तो उस पर तो डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था डेप्रीसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले 6 था, अब क्या हो गया 10 हो गया है। अब साहब ने कहा चलिए डेप्रीसिएशन तो लगाना है, कौन से मेथड से लगाना है। इन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन या रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जिन बच्चों ने 11th-12th में कॉमर्स नहीं करा, मैंने उनको कहा था बेस बिल्डिंग क्लासेस करिएगा। डेप्रीसिएशन के 2 मेथड होते हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन जब एसेट की वैल्यू इस्तेमाल करने की वजह से कम हो जाती है तो उसे सिंपल भाषा में डेप्रीसिएशन कहते हैं। ये चैप्टर आगे आएगा, उसमें चर्चा भी करेंगे। अब महेश भट्ट साहब ने कहा क्यों भाई एसएलएम, क्यों भाई डब्ल्यूडीवी, क्या हम कोई और मेथड नहीं लगा सकते? नहीं। सनी ने कहा नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में 6 में सिर्फ यही 2 मेथड लिखे हुए हैं। इसका मतलब बताइए क्या हुआ, पहले पॉलिसी बनेगी पहले मेथड बनेगा? सर पहले मेथड बनेगा। जैसे चाय का एग्जांपल मैंने लिया, मैगी का एग्जांपल लिया, पहले तो रेसिपी आएगी ना बेटा, बनाओगे तो बाद में, पहले सामान तो इकट्ठा कर लो, मेथड तो बाद में लगेगा, तरीका तो बाद में लगेगा। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, उसके लिए हमें कंपनी की बनानी पड़ेगी पॉलिसी। महेश भट्ट साहब ने कहा जी समझ में नहीं आया। हो सकता है जब आप लोग घर में बैठे हो आप कहोगे यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ एग्जाम्पल लेके बताओ। हाँ जी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके जी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लीजिए एग्जाम्पल आ गया, ये मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है। टाइम मिले गूगल बाबा में डाल के देख लेना, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्फोसिस, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ विप्रो, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रिलायंस, आपको ये मिल जाएगा। अब मुझे बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी शब्द लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है। सर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब मटेरियल। मुझे बताओ, सोचो 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 सोचो, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स नियम हर छोटी छोटी चीजों के बनते हैं? नहीं सर, हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटेरियल आइटम के बनते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी भी मटेरियल आइटम की बनती है। अब जब मैगी आपको बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे कि बर्तन ले लो, बर्तन का साइज क्या होगा, गैस जला लो, ये नॉर्मल चीजें हैं।
आपको सिर्फ मेन चीजें बताई जाएंगी। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी की मेन चीजों की बनती है, मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स की बनती है। बताइए, लिखा हुआ है इसमें। ये लीजिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये मैंने मारुति का एग्जांपल ले लिया, ये मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लिया। तो बताइए वहां पर डेप्रिसिएशन का मेथड लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन का रेट लिखा हुआ है। तो ये जो पॉलिसी होती है बेटा, ये हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने मैगी और चाय का एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हर कंपनी की सेम होगी, अलग होगी? अलग होगी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हर चीजों की बनेगी? नहीं, मटेरियल आइटम्स की बनेगी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी पहले बनेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले बनेगा, पॉलिसी बाद में बनेगी। बताइए, यहां तक क्लियर? खून में दौड़ रहा है, अकाउंट्स पॉजिटिव आ रहा है, जैसे ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है, ऐसे अकाउंट्स बी पॉजिटिव आना चाहिए, तब मजा आएगा, रट्टे नहीं मारने अपने। क्या हमें पॉलिसी हर आइटम की बनानी है? नहीं, मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट मटेरियल आइटम्स की। जैसे एएस सिर्फ मटेरियल आइटम्स का बनता है। क्या वो 1 साल की होगी? अरे कैसी बातें करते हो, क्या बिजनेस 1 साल का होता है? आप जितने बच्चे बैठे हो मुझे बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जैसे मेरी 7 जून 77 है। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, मेरी मरने की डेट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहां जीने के लिए आया हूं। तो ऐसी बिजनेस की स्टार्टिंग की डेट पता होती है, बिजनेस कब खत्म होने वाला है ये डेट कभी किसी को पता नहीं होती है। इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसलिए ये 1 साल के लिए पॉलिसी नहीं होगी, ये कम से कम जब तक बिजनेस चलेगा ये पॉलिसी चलती रहेगी। क्या हम मेथड को हर साल चेंज कर सकते हैं? नहीं। अगर आप हर साल चीजें चेंज करोगे, सीए इंस्टीट्यूट हर साल फाउंडेशन का सिलेबस चेंज करेगी, तो मुझे बताइए क्या मैं रिजल्ट को कंपेयर कर सकता हूं कि पिछले साल बच्चों के इतने आए थे, इस साल इतने आए? नहीं। आप कंपैरिजन तभी कर सकते हो जब कंसिस्टेंटली सेम ही चीज लगेगी। इसीलिए हर साल लगातार हम एक ही चीज फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी बदल ही नहीं सकते? इसका मतलब रिलायंस ने अगर 30 साल पहले पॉलिसी बनाई होगी वो चेंज नहीं हो सकती? इन्फोसिस ने बनाई होगी 50 साल पहले, तो चेंज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है बेटा, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, नियम हैं, कंडीशनल चेंज है। जैसे 2017 जुलाई में क्या आया? जीएसटी आया। मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ। मान लीजिए जीएसटी ये कहता कि भाई स्टेट लाइन मेथड नहीं लगेगा, तो बताइए जिस कंपनी ने स्टेट लाइन मेथड लगाया अब उन्हें वो मेथड चेंज करना पड़ेगा? हाँ सर। तो यहां पॉलिसी चेंज हुई किसकी वजह से? लॉ की वजह से, कानून की वजह से। तो अगर आपका लॉ चेंज हो रहा है, आपका कानून चेंज हो रहा है, जैसे जीएसटी आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब आप रिलायंस के सीए हो तो पक्का गारंटीड किसी कानून में चेंज की वजह से हो सकता है आपको कंपनी की पॉलिसी चेंज करनी पड़े। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हुआ शेड्यूल 3, तो अकॉर्डिंगली आपको उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। दूसरा पॉसिबिलिटी है, दूसरी कंडीशन है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी हम आगे करेंगे AS2। उसमें एक मेथड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो AS2 ने बैन कर दिया। तो मुझे बताओ जिस कंपनी वो मेथड लग रहा होगा, क्या अब लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये मेथड नहीं लगेगा, तो कंपनी को अकॉर्डिंगली पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। थर्ड, बेटर प्रेजेंटेशन। आपने अगर ध्यान से देखा हो, पहले 2 कारण हमारे हाथ में नहीं है, सीए के हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। लॉ सरकार चेंज करेगी, एएस आईसीआई चेंज करेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? ना लॉ चेंज हुआ, ना एएस चेंज हुआ, फिर भी मैं चाहता हूं कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? जैसे अभी मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा कोविड आया था बीच में। अब जब कोविड आया तो गारंटीड कुछ कंपनीज ने एक्स्ट्रा काम किया पीपी किट बनाने के लिए। अब एक्स्ट्रा काम किया तो लॉजिकली ज्यादा घंटे काम किया, तो मशीनरी ज्यादा यूज हुई। तो मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कम लगेगा ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। मान लीजिए मैं पहले गाड़ी चलाता था अपने लिए, अपने सीए के ऑफिस के लिए, मैंने अपनी गाड़ी ओला में दे दी, तो मुझे बताइए मेरी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा? यस सर। तो मुझे अकॉर्डिंगली मैं पॉलिसी चेंज कर सकता हूं अगर मुझे पता है कि
पुरानी पॉलिसी से मेरी बैलेंस शीट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं बनेगा, तो अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज इट, लेकिन मेरे पास उसका जस्टिफिकेशन या रीजन होना चाहिए। तो अकाउंटिंग पॉलिसी यस कैन बी चेंज, कंसिस्टेंसी के बाद भी चेंज कर सकते हैं। 3 रीजन, चेंज इन लॉ, चेंज इन एएस एंड बेटर प्रेजेंटेशन। बताइए, याद हो गया? कंफर्टेबल? तो हमने बात करी अकाउंटिंग पॉलिसीज की। कौन बनाता है? कंपनी, मैनेजमेंट, बिजनेस, सीए। पहले एएस आएगा, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए बनती है पॉलिसी। हर कंपनी की अलग अलग हो सकती है, कंसिस्टेंटली लगेगी, लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी, मेटीरियल आइटम्स के लिए बनेगी। चेंज तब कर सकते हैं अगर लॉ में चेंज हो, एएस में चेंज हो या बेटर प्रेजेंटेशन में चेंज हो। पॉलिसी में क्या क्या आता है? पॉलिसीज में क्या क्या आएगा? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी लिखा हुआ है। पॉलिसीज में क्या क्या आएगा? सर ये एमपीएस क्या है? कोई मॉडर्न पब्लिक स्कूल है? नहीं बेटा, ये ट्रिक है, पंकज बाबा की ट्रिक है। एमपीएस, एम का मतलब मेटेरियलिटी, पी का मतलब प्रूडेंस, एस का मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर ये क्या है? सर बताओ ना। हाँ बताते हैं जी। एमपीएस, मेटेरियलिटी, प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म या सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब ध्यान से समझना, मुझे बताइए, ये जो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट दी है, यहां पर रुपीज किसमें? इन करोड़ है। तो बताइए एक्चुअली प्रॉफिट 15,839.5 करोड़ रहा होगा? नहीं, ये तो राउंड ऑफ करा हुआ है, राउंड ऑफ करा हुआ है। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट, अपना डेप्रिसिएशन, अपनी सेल्स इस तरीके से लिखने लग जाए, समझ में आएगा? कभी समझ में आएगा? कभी भी आपको समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए हमारा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, हमारी पॉलिसी, इसीलिए कंपनी क्या करती है? कंपनी पॉलिसी बनाती है। कंपनी पॉलिसी बनाती है और कहती है चलो जी हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो बताइए अब समझना आसान है? हाँ सर, इंटरप्रिटेशन आसान है। तो मेटेरियलिटी का मतलब है प्लीज डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट आइटम सेपरेटली। जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस होता है। क्या होता है मिसलेनियस? चाय का खर्चा, पानी का खर्चा, भगवान की आरती, धूप बत्ती, माला। अब क्या इन छोटे छोटे खर्चे रिलायंस अलग से दिखाएगा? रिलायंस क्या करता है? इन सारे खर्चों को मिला के लिखता है पेटी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये कौन सी पावर है? अकाउंट्स की कौन सी पावर है ये अलाउ करता है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो जो बच्चे कहते हैं कि पंकज सर ने कॉन्सेप्ट नहीं कराया, ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है जो आपके यूनिट नंबर 2 में दिए हुए हैं। बेकार है। अब मुझे बताइए, बीच में कोविड आया तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कोविड क्या है। कोविड का एक फायदा एटलीस्ट हम जैसे टीचर्स को हो गया, हमें एग्जाम्पल्स मिल गए बहुत अच्छे। तो सबने अंदाजा लगाया, हो सकता है इतना लॉस होगा, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% लॉस होगा। बैंकों ने हिसाब लगाया कि शायद इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, लोन वापस नहीं होगा। ये अंदाजा है, एस्टीमेट है। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। वो कहता है कि आने वाले नुकसान की तो एंट्री कर लो, बट आने वाले गेन की एंट्री नहीं होती। गेन की क्यों नहीं होती? आपने एंट्री बना दी गेन की, उस पर टैक्स पे कर दिया, तो क्या सरकार टैक्स वापस करेगी? और आपने ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया तो बेचारे इन्वेस्टर, बेचारे बैंकर उस ज्यादा प्रॉफिट को एज्यूम करके आपको लोन दे देंगे। बाद में पता चला वो प्रॉफिट आया ही नहीं, तो आप बताइए लोन वापस कहां से करोगे? इसीलिए अकाउंट्स में कहा जाता है कि एंटीसिपेट द लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट द गेन। इसे कहते हैं प्रोविजन, इसे कहते हैं प्रूडेंस, इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ये देखिए, ये कुछ प्रोविजन के मैंने बैंकों का एग्जांपल लिया, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है बैंकों में। अब आपने कहा सर मेटेरियलिटी क्या था? डिस्क्लोज ओनली इंपॉर्टेंट आइटम एंड नॉट ऑल। लाइक जनरल एक्सपेंस में हम स्मॉल आइटम ऑफ एक्सपेंस डिस्क्लोज नहीं करते, फिगर्स को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स। एंटीसिपेट द लॉस बट नेवर एंटीसिपेट द गेन, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इसका एक चैप्टर भी आएगा भी आगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जांपल बताओ।
सर नहीं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने वैसे सामने लिखा हुआ, बट ये एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मुझे बताइए, रेड लाइट क्रॉस करने पे क्या फाइन? सोचो सर। ऑफकोर्स 500 रुपए, 1000 रुपए का फाइन होगा। कहां लिखा हुआ है सर? लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहूं नहीं कि मैंने फाइन नहीं दिया, मेरी गाड़ी में कोई पेशेंट था या एम्बुलेंस जा रही है, तो एम्बुलेंस क्या रेड लाइट फॉलो करेगी? तो एम्बुलेंस के लिए एक्सेप्शन है। मेरा एक दोस्त था, मैंने अपने दोस्त का खून कर दिया, तो बताइए मुझे क्या सजा होगी? बताओ मुझे क्या सजा होगी? सर ऑफकोर्स दफा 302 के तहत उम्र क्या दिया? फांसी? नहीं होगी। मूवी देखी थी रुस्तम मूवी? क्या अक्षय कुमार को फांसी हुई? नहीं हुई, क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया कि मैंने जो खून किया सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि वो उसकी वाइफ को छेड़ रहा था। तो अगर मैंने भी ये प्रूफ कर दिया कि मैंने इसका खून सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि मेरी वाइफ को छेड़ रहा था, तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो बताइए, कानून की बात मानी गई या मेरी तर्क, मेरी जस्टिफिकेशन की बात मानी गई? लॉजिक की बात मानी गई, तर्क की बात मानी गई। इसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अभी तक तो मैंने अकाउंट्स का एग्जाम्पल ही नहीं लिया, अभी तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। सब्सटेंस का मतलब तर्क, जस्टिफिकेशन, फॉर्म का मतलब लॉ। चलो मैं एक और कहानी सुनाता हूं, रियल लाइफ की कहानी। मैं 2000-2006 के बीच में कॉलेज में पढ़ाता था। तो एक कॉलेज में हमारी ड्यूटी लगी, एग्जामिनेशन ड्यूटी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ड्यूटी थी, किसी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम था। तो हमें बताया गया कि सुनने में आ रहा है कुछ बच्चे किसी और के बिहाफ पे पेपर दे रहे हैं, इसे कहते हैं इंपर्सनेशन। तो हमें बोला गया कि भैया एक एक बच्चे की फोटोग्राफ चेक करना। तो हमने चेक करी, पता लगा कि एक बच्चे की फोटोग्राफ मैच नहीं कर रही थी। हमने उसे बुलाया, उसने कहा हाँ सर मैं किसी और के बिहाफ पे पेपर दे रहा हूं, मुझे इसके लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे, 6 लाख मिल चुके हैं और 4 लाख पेपर देते ही बाहर निकलूंगा तो मिल जाएंगे। तो हमने उससे पूछा भैया तू क्या है? उसने कहा जी मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूं और अच्छे कॉलेज से कर रहा हूं। तो हमने कहा भाई तू एमबीबीएस कर रहा है और अच्छे कॉलेज से कर रहा है, तो ये काम क्यों कर रहा है? उसने कहा सर मेरी मदर कैंसर की पेशेंट है, कल उनका ऑपरेशन है और लास्ट स्टेज का कैंसर है और मुझे ये पैसे चाहिए थे। हमने कहा झूठ बोल रहा हूं, मजाक कर रहा है, बचने के लिए झूठ बोल रहा है। हमने उसकी बात नहीं मानी। उसने डॉक्टर का, हॉस्पिटल का नंबर दिया, बेड का नंबर दिया, रूम का नंबर दिया। तो हमने अपना एक बंदा भेजा एंड ही वाज राइट। उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। तो आप मुझे बताइए ऐसे केसेस में कानून मुझे क्या करना चाहिए? सोच चलो, ऐसे बच्चे को अगर आप मेरी जगह होते तो एज पर लॉ क्या करते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एज पर लॉ अगर हम होते आपकी जगह तो हम इन्वेस्टिगेट कर देते, उसको पुलिस में भेज देते, जेल भेज देते। लेकिन उसका रीजन सुनने के बाद मुझे बताओ क्या करोगे? क्या करते? सर रीजन सुनने के बाद तो पक्का हम उसे छोड़ देते। तो यहां आप बताइए, आपने लॉ की बात मानी है, जस्टिफिकेशन की बात मानी, लॉजिक की बात मानी? तो बेटा अकाउंटिंग में भी कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें लॉ की बात नहीं मानी जाती। तो मैं आपको क्या टॉपिक करा रहा हूं? पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाते वक्त किसी भी कंपनी में, वाली रिलायंस की, इन्फोसिस की आपने पॉलिसी बनाई, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सारे इंपॉर्टेंट आइटम को अलग अलग लिखें, फिगर्स को आप राउंड ऑफ करें, आप आने वाले नुकसान की एंट्री पहले कर लें। कई बार कानून कुछ कहेगा, लेकिन अगर लॉजिक सही है तो आप उस लॉजिक के हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह मीनिंग है इस टॉपिक का। अब आप कहोगे सर कोई अकाउंट से एग्जांपल बताओ। कहानी तो आपने बहुत सुना दी, अकाउंट से एग्जांपल ले लीजिए। ये जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से 90% बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने 12th में डिवेंचर करा होगा। सबको पता है कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है। लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं डिवेंचर को कह रहा हूं कि मुझे अगले महीने उसको वापस करना है, अगले महीने रिडीम करना है, तो क्या लॉन्ग टर्म में आएगा? नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा वो। अब मुझे बताइए, मैंने कानून की बात मानी, लॉजिक की बात मानी, तो हम उसे करंट लायबिलिटी में क्यों दिखाते हैं? जिससे कि पब्लिक ये देख सके कि देख भैया
पंकज गोयल की कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में 10 लाख का डिबेंचर था, 10 लाख में से 2 लाख करंट लायबिलिटी में है और 8 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग में है, तो 2 लाख तो कंपनी को इमीडिएटली पे करना होगा। क्या कंपनी के पास उतना कैश है या नहीं है? तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म से कंपनी पब्लिक को सही इंफॉर्मेशन दे सकती है, ये इसका मीनिंग है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इन अकाउंटिंग ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन clarification are used over the law. Debentures are long-term liability, but debentures to be redeemed in 6 months, say will be shown as a part of current liability. तो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ भी आपको दिया हुआ है, जिससे कि आप एग्जाम में आए तो लिख सके। आपने सर सब कुछ करा दिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग नहीं कराया। बड़ा सिंपल है, देखो ये कई बार ऑप्शन में आ जाएगा ABC। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या? स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग होगा। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या था? चाय बनाने का तरीके को इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। अच्छा मुझे बताओ, केक पहले बनाओगे या केक को सजाओगे? बैलेंस शीट पहले बनाओगे या पहले बैलेंस शीट को डेकोरेट करोगे? सब बनाएंगे। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, बताओ सेम या अलग अलग? स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तरीका, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लिक्ड। लास्ट इसके अंदर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। मैंने आपको भी बताया, पॉलिसी जो एक बार बनेगी वो सेम रहेगी, जिससे कि कंपैरिजन आसान हो। सर कंसिस्टेंसी का कोई अच्छा सा एग्जांपल बताओ। बिल्कुल बताते हैं बेटा, कंसिस्टेंसी का देखिए आपके लिए अच्छा सा एग्जांपल बताते हैं। यही तो पंकज सर की क्वालिटी है, बॉलीवुड अकाउंट्स। ये देखो, एक मूवी आई थी रांझना। क्या? जब एक थप्पड़ मारेंगे तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। इतना तो हम सोच के रहे ना। आप तो बता दो। कल थप्पड़ खाने आना, फिर बताएंगे। तक हुआ है यारो, हमसे कोई खबर यारो, हमका तक हुआ है यारो, हमसे कोई खबर यारो, बीच बजरिया में लड़ गई नजरिया लो, हमका तक हुआ है यारो, हमसे कोई खबर यारो। बहुत सारा आप प्रीपेयर हो, गंगा किनारे वाली किले पे मिलना 5 बजे। और सुनो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रहा है, प्यार में नहीं। अब आपको समझ में आया कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? लगातार। मैं मानता हूं लगातार थप्पड़ नहीं, लगातार का मतलब हर साल सेम पॉलिसी, उससे कंपैरिजन आसान होगा। अब आप शायद ये कंसिस्टेंसी का मीनिंग जिंदगी भर याद रखेंगे। ऑफ कोर्स एग्जाम में रांझना मूवी नहीं लिख के आनी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, एवरी ईयर सेम पॉलिसी। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ इज क्लियर टू यू। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस का मतलब पॉलिसी बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फिर एक्रूअल, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आपके पापा मम्मी जॉब करते हैं, तो क्या उनको सैलरी पहले मिल जाती है? नहीं सर, काम करने के बाद मिलती है। आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, पापा ने क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, तो पेमेंट अभी देते हैं बाद में देते हैं? सर बाद में। पोस्टपेड के टेलीफोन कनेक्शन में पैसे पहले मिलते हैं कॉल करने के बाद? सर कॉल हो जाती है तो उसके अगले महीने बिल आता है। तो एक्रूअल का मतलब जो काम आपने किया वो काम आपने कर दिया, लेकिन उसका खर्चा, उसकी पेमेंट आप बाद में रिसीव करेंगे या बाद में पे करेंगे। जैसे क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल की एंट्री होती है डेटर टू सेल्स। हम कैश नहीं करते,
लेकिन एंट्री बन जाती है। क्रेडिट परचेजेस, परचेज टू क्रेडिटर, हम उसकी एंट्री पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पेमेंट मिले या पेमेंट नहीं मिले, पेमेंट दिया या पेमेंट नहीं दिया। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। इसका मतलब अगर मैंने परचेज आज करी है, चाहे पेमेंट दी है या नहीं दी है, मैं उसकी एंट्री आज करूंगा, चाहे पेमेंट मैं अगले साल दूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज पढ़ा रहा हूं और किसी ने कहा जी आज आप पढ़ा दीजिए, लेकिन आपको पेमेंट हम अभी नहीं दे पाएंगे, पेमेंट आप बाद में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पेमेंट देने से मुझे मना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा राइट एस्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि मैंने काम कर दिया, मैंने पढ़ा दिया है। गोइंग कंसर्न का एग्जांपल मैंने लिया था, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का एग्जांपल लिया था। आप मुझे एक कंपनी का एग्जांपल बता दो, एक कंपनी का जिसमें डेट ऑफ डेथ पता होती है, नहीं होती, सिर्फ उन कंपनी में होगी जो कंपनी बंद होने वाली है। अगर कंपनी बंद होने वाली है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। तो उस केस में हम एसेट की वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं करते, हम एसेट की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पे करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पे करते हैं। नाम सुना है जेट एयरवेज? जब जेट एयरवेज बनी थी सबको डेट ऑफ बर्थ पता थी। अभी रिसेंटली जेट एयरवेज ने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। इसका मतलब जब उसके सीए को पता है कि कंपनी बंद होने वाली है, तो सीए लिख के देगा अपनी रिपोर्ट में कि देखो कंपनी बंद होने वाली है, इसका गोइंग कंसर्न खतरे में है। अगर रिलायंस ने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है तो सीए लिख के देगा कि यस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन चेंज, CAG। अगर हमने कोई एंट्री कैश बेसिस पे करी है तो मुझे लिख के देना पड़ेगा यस कैश बेसिस पे एंट्री हुई है। यह सबसे मेन है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंसिस्टेंसी एक्रूअल गोइंग कंसर्न, CAG, सीए को अकाउंटेंट को कब डिस्क्लोज करना है। आप मुझे बताइए वर्किंग नोट कब बनाते हो? सर हम वर्किंग नोट तभी बनाते हैं जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। वेरी गुड। ऐसे ही सीए भी तब लिख के देगा, सीए भी तब लिख के देगा जब सीए को पता है कि कोई चीज फॉलो नहीं हुई। जैसे मैं अगर इन्फोसिस का सीए हूं और इन्फोसिस ने एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया तो मैं लिख के दूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हुई। अगर मान लीजिए जेट एयरवेज बंद होने वाली है, येस बैंक बंद होने वाला है, तो मैं लिख के दूंगा कि इसका गोइंग कंसर्न खतरे में है। तो while preparing the financial statement, certain fundamental accounting assumptions are followed. They need to be disclosed only if they are not followed. Not followed. जैसे मैंने एग्जांपल भी लिख के दिया, गोइंग कंसर्न नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जेट एयरवेज, सो ऑडिटर विल राइट गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जैसे आपने कंसिस्टेंसी का बताया है, ऐसे अगर एक्रूअल का भी कोई अच्छा सा एग्जांपल ले ले। हाँ बेटा लो ना, एक्रूअल का भी देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। लास्ट ध्यान से देखना, लास्ट का पार्ट।
अब मुझे बताइए, ये क्रेडिट कार्ड से चैरिटी करेगा तो इस चैरिटी की पेमेंट इसके खाते से कब होगी? जब बिल आएगा। लेकिन क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया है तो क्या वो अब पेमेंट देने से मना कर सकता है? नहीं। एक्रूअल भिखारी के लिए रेवेन्यू अर्नड है और इसके लिए कॉस्ट इनकर्ड है। तो रेवेन्यू अर्नड का मतलब कमा लेना, कॉस्ट इनकर्ड का मतलब पैसे खर्च कर देना। सो आई होप आपको अब ये एग्जाम्पल्स कंसिस्टेंसी वाले याद रहेंगे, एक्रूअल वाले याद रहेंगे। तो आप कहें तो अब इसको हम समराइज कर ले, टॉपिक को लिख लें एक बार। चलिए तो जल्दी से हम पूरा टॉपिक को एक बार लिख लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को। चलिए फिर क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आपको पता है क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको अलग से कराता हूं जिससे कि आप बोर ना हो, जब आप वीडियो देखें तो आराम से कर सकें। फर्स्ट, accounting policies are specific accounting principles, याद आ गया, and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. सेकेंड, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहेगी? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक, that is different for different organization. यहां तक लिख लिया बेटा? चलो आगे आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग लिख लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी सबके लिए अलग अलग होती है, ये लिख लिया हमने। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी किस चीज की बनेगी? मेन आइटम्स की। विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मटेरियल आइटम्स। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेंज कर सकते हो? यस, accounting policies can be changed if change in law, change in accounting standard, better presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैं एफएस यूज कर रहा हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी से मीनिंग कर लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी सबके लिए अलग होगी ये कर लिया,
अकाउंटिंग पॉलिसीज मेटेरियल आइटम की बनेगी, वो हमने कर लिया। अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकती है, वो हमने कर लिया। फिर क्या रह गया मुझे बताइए सर? अब रह गया अकाउंटिंग पॉलिसीज का फैक्टर्स। फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बताइए क्या क्या था सर? एम था, पी था और एस था। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बनाई है कि आपको ट्रिक से याद रहेगा, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, इसलिए शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। एम क्या था? मेटेरियलिटी। प्रूडेंस। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसके एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कशन में भी दिखाए थे आपको, बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार दोबारा लिखवा रहा हूं। डिस्क्लोज ओनली इंपॉर्टेंट आइटम सेपरेटली। प्रूडेंस। Anticipate loss, never anticipate gains. Rationality over law। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था मेडिकल वाला याद आ गया, रुस्तम वाला, रेड लाइट वाला, 6 डिवेंचर्स वाला। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने कहा था फॉ। क्या था बताइए? CAG। कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब ये नहीं है आई एम कंसर्न अबाउट यू, चिंतित नहीं है। कंसर्न का मतलब यहां पर है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। Accounting policies are same every year. Accrual. Revenue is earned। अब आपको ये एग्जांपल याद रहेगा, क्रेडिट सेल्स, earned and cost is incurred। Business will continue for indefinite period। तो बताइए जी, फील आ रही है चीजों की? सारी चीजें याद आ रही हैं? आपके सामने चीजें घूम रही हैं? 7th, फा कब डिस्क्लोज होगा? जब कोई कंपनी फॉलो नहीं करेगी। R2B डिस्क्लोज इफ any of the FA consistency accrual is not followed। कई बार कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं
कि सर आप अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी जरा फर्क लिखवा दो। ठीक है बेटा, कर लेते, क्या दिक्कत है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी मैं आपको फर्क लिखवा देता हूँ, डिफरेंस लिखवा देता हूँ जी। ब्रीफ में आपको आना चाहिए, नॉलेज के लिए भी आना चाहिए। Accounting policies are prepared by management. Accounting standards are prepared by ICI. Accounting policies are prepared after accounting standard. Accounting standards are prepared before accounting policies. फिर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। थर्ड एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन या AS10 एग्जाम्पल्स हो गए। सो आई होप अकाउंटिंग पॉलिसी का यूनिट नंबर 6 क्लियर हो गया। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर एक बार आप ये और बता दो कि CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये कहां दिया हुआ। लो जी, वो भी देख लेते हैं। ये रहा जी। सर ये भी चेक करा दो कि आपने सब कुछ करवा दिया। ये देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने ये करवाया था, MPS। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग मैंने आपको कराया, देखिए ये रहा। अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन हमने कर लिया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मैंने आपको यहां बता दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां दिए हुए हैं, हमारी बुक में सारे दिए हुए हैं, तो वो हम अलग से करें। चलिए रिवाइज दिस entire topic before you move to the next class, that is the multiple choice question. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए। See you there.